सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे, अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। पशुओं में दुग्ध ज्वर की समस्या और रोकथाम के उपाय। ड्रिप और मल्चिंग के माध्यम से खेती कर बढ़ाएं फसल उत्पादन। प्रदेश के बहुत से किसान खेती-बाड़ी के साथ साथ डेयरी व्यवसाय करते हैं और इससे लाभ भी कमाते हैं, लेकिन कई बार सही प्रबंधन के अभाव में पशुओं में कई समस्याएं आने लगती हैं। ऐसी ही एक समस्या है दुग्ध ज्वर की, जो कि अधिक दूध देने वाले पशुओं में होती है और समय रहते इसका सही इलाज न करने पर पशु या तो दूध देना बंद कर देता है या फिर उसकी मौत हो जाती है। ऐसे नुकसान से बचने के लिए आप पशुओं को दुग्ध ज्वर से कैसे बचाएं, इस बारे में जानते हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जिला भागलपुर के पशु विशेषज्ञ डॉक्टर अमित कुमार से। आज हम देखेंगे पशुओं में एक बीमारी होती है, उसे मिल्क फीवर कहते हैं। यह जो ज़्यादा दूध देती है, हाई यील्डर्स कहते हैं, उसमें यह सामान्य रूप से देखी जाती है। इस बीमारी को दूसरे नाम से भी जानते हैं, जैसे कि पार्चुरिएंट पेरेसिस या हाइपोकैल्सीमिया। दूध ज्वर रोग को मिल्क फीवर एवं दुग्ध बुखार के नाम से भी जाना जाता है। पशुओं के लिए ये रोग बहुत घातक सिद्ध होता है। गाय भैंस में प्रसव के 2 से 3 दिनों के अंदर इस रोग के होने का खतरा अधिक होता है। समय रहते यदि पशुओं का इलाज नहीं किया गया तो पशुओं की मांसपेशियों में लकवा भी हो सकता है। ये रोग रक्त में कैल्शियम की कमी के कारण होता है। कोलेस्ट्रम में रक्त से 12 से 13 गुना अधिक कैल्शियम होता है। प्रसव के बाद कोलेस्ट्रम के साथ अधिक मात्रा में कैल्शियम शरीर से बाहर आ जाता है। प्रसव के बाद अचानक कोलेस्ट्रम निकल जाने के बाद हड्डियों से शरीर को तुरंत कैल्शियम नहीं मिल पाता। प्रसव के बाद पशुओं को संतुलित आहार नहीं मिलने के कारण भी ये रोग होता है। पशुओं के आहार की मात्रा एवं गुणवत्ता में अचानक कमी आने से भी इस रोग के लक्षण नजर आने लगते हैं। इस बीमारी का मुख्य लक्षण है पशु बिल्कुल शिथिल पड़ जाता है, बैठ जाएगा, एक्टिविटी कम हो जाती है, चल फिर सकना, नॉर्मल एक्टिविटी, फीडिंग बिहेवियर, वो सारा धीमा पड़ जाता है। ये बीमारी होती क्यों है, हम ये समझें। ये ज़्यादातर सेकेंड थर्ड लैक्टेशन में पशु में अक्सर ये बीमारी देखी जाती है। और आजकल एक ट्रेंड चल गया है, लोग क्या करते हैं, गाय को खूब कैल्शियम खिलाते हैं। वो सोचते हैं कि कैल्शियम अधिक देंगे तो उनके दूध में कैल्शियम अधिक निकलेगा, पर ऐसा बिल्कुल कुछ लेवल तक सही होता है, लेकिन जब आप कैल्शियम देते हैं उसके साथ विटामिन डी भी देना ज़रूरी होता है। आप कैल्शियम और फास्फोरस के रेशियो में अंतर करेंगे, जैसे कैल्शियम दुगुना होना चाहिए फास्फोरस से। अगर इसके रेशियो में डिफरेंस होगा तो भी कैल्शियम ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होगा। और बच्चा देने से डिलीवरी के कम से कम 21 दिन पहले कैल्शियम बिल्कुल ना दें अपने पशु को। उस स्थिति में अगर कैल्शियम खिलाते रह जाते हैं तो जैसे ही डिलीवरी होती है उसके बाद उसको अपने बॉडी में बोन से कैल्शियम निकालने का कैपेसिटी ख़त्म हो जाता है। और एकाएक जब दूध प्रोडक्शन शुरू होता है तो निश्चित रूप से उसमें कैल्शियम का ब्लड में कमी हो जाता है।
पशुओं में दूध ज्वर रोग 3 अवस्थाओं में होता है। दूध ज्वर रोग की पहली अवस्था में पशु प्रसव से पहले उत्तेजित हो जाते हैं, खाना पीना बंद या कम कर देते हैं, पशुओं के दांत किटकिटाने लगते हैं, पशुओं के शरीर एवं पिछले पैरों में अकड़न की समस्या शुरू हो जाती है, आंशिक लकवे के कारण पशु गिरने लगते हैं। दूसरी अवस्था में पशु गर्दन मोड़कर बैठे रहते हैं, पशुओं को उठने एवं खड़े रहने में कठिनाई होती है, पशुओं का शारीरिक तापमान सामान्य से कम हो जाता है, रोग से प्रभावित पशुओं के पैर और शरीर ठंडे हो जाते हैं। तीसरी अवस्था में पशु ज्यादातर समय फर्श पर लेटे रहते हैं, पशु बेहोशी की हालत में आ जाते हैं और उनका शारीरिक तापमान कम हो जाता है। अधिक समय तक बैठे रहने के कारण पशुओं में आफरा रोग होने का खतरा बढ़ जाता है। और ये कंटेजियस नहीं है, ये एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है जो बॉडी में कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म में इम्बैलेंस के चलते होता है। ज़्यादातर वैसे पशुओं में होता है जो अधिक दूध देने की क्षमता रखती है। उसमें आप जब कैल्शियम का अलग से आहार में प्रचुर मात्रा में नहीं दे पाते हैं, कमी हो जाती है, तो वो ससेप्टेबल हो जाता है इस बीमारी के लिए। इसके बाद इसका डायग्नोसिस हम जैसे ही करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इसको जितना से जितना जल्दी हम कैल्शियम का सप्लीमेंटेशन कर सकें। प्रसव से 3 महीने पहले पशुओं के आहार में अधिक कैल्शियम एवं फास्फोरस शामिल करें। पशुओं के आहार में सूखी घास एवं हरा चारा भी शामिल करें। प्रसव के बाद पशुओं को संतुलित आहार का सेवन कराएं। इस रोग के लक्षण नजर आने पर तुरंत पशु चिकित्सक से परामर्श करें। तो हम इसके उपचार के लिए कैल्शियम का जो स्रोत है IV सॉल्यूशन आपको देना पड़ता है। इंट्रावीनस इंजेक्शन मिफेक्स नाम से आती है दवा, या कोई भी आप इंट्रावीनस कैल्शियम का इंजेक्शन दे सकते हैं। इसके साथ साथ आपको एक क्लोरोफेनारामिन मेलिएट का भी इंजेक्शन देना चाहिए। साथ ही साथ इसे कुछ विटामिन D का भी इंजेक्शन की ज़रूरत है जो कैल्शियम को बॉडी में एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। जो बॉडी का मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है उसमें कैल्शियम का सर्कुलेशन ब्लड से बोन में, बोन से ब्लड में, और वहाँ से जब दूध बनता है अडर में तो कैल्शियम का सीधा ब्लड में निकलना कंट्रोल होता है। ये बीमारी एक पशु से दूसरे पशु में नहीं फैलती है, इसलिए इसमें ऐसी घबराने की बात नहीं है कि ये बीमारी एक पशु को हुआ तो किसी और को भी हो सकता है। बिल्कुल आप समय से ध्यान रखें और जितना जल्दी हो इसका इलाज शुरू करें। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। मेहनत और लगन से किसान खेती को लाभ का धंधा बना सकते हैं और इसमें अगर उन्नत तकनीक का उपयोग करें तो किसान अपनी आय दोगुनी कर सकते हैं। आजकल कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक का प्रयोग बढ़ रहा है। ऐसी ही एक तकनीक है प्लास्टिक मल्च और ड्रिप का प्रयोग। इनके प्रयोग से जहां खेती में कम पानी लगता है, वहीं फसलों की पैदावार और क्वालिटी भी बढ़ती है। तो चलिए इसके प्रयोग के बारे में जानते हैं दिव्यायन कृषि विज्ञान केंद्र जिला रांची के कृषि इंजीनियर OP शर्मा से। आज के डेट में पानी की समस्या पूरे देश में आप किसान भाई सब देख रहे हैं। इसकी बचत के लिए एक जो तकनीकी है, सबसे जो महत्वपूर्ण तकनीकी है ड्रिप, जिसको हम लोग टपक सिंचाई के नाम से भी जानते हैं। आप अपने खेतों में पानी की समस्या
जो फ्लड इरिगेशन आप परंपरागत तकनीक से करते आ रहे हैं, यदि आपके पास पानी की समस्या है तो आप ड्रिप सिंचाई के माध्यम से बूंद बूंद, जैसा कि आप जानते हैं कि ड्रिप इरिगेशन में बूंद बूंद पौधों की जड़ में पानी सीधा प्रवेश करता है। इसके माध्यम से न सिर्फ हम लोग पानी की बचत करते हैं 50 से 60%, इस तकनीक से खरपतवार भी इसका भी किसानों को बहुत ही कम उसमें समस्या होती है। खरपतवार का जो नियंत्रण है, ड्रिप इरिगेशन, चूँकि पानी जड़ों के पास ही जाता है, बाकी जगह जो है वो ड्राई रहता है, इसलिए खरपतवार भी इसमें कम आता है। ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से करीब करीब जहाँ पर जो लेबर हम परंपरागत तकनीक में मेड़ बनाने के लिए, जैसे सबसे पहले जो किसान भाई जो है मेड़ बनाते हैं उसमें कुदाल से बनाते हैं। आज के डेट में जो एक मशीन है जिसके द्वारा रेज्ड बेड मशीन के द्वारा अगर बेड बनाते हैं और उसमें ड्रिप और मल्चिंग का उपयोग करते हैं तो लगभग 50 से 60% लेबर की भी बचत होती है और उसमें कम समय में एक ही साथ बेड भी बन जाता है, बीच में जो जगह है वो नाली भी बन जाती है उस मशीन से, रेज्ड बेड के द्वारा। और हम लोग ड्रिप अगर लगाते हैं, मल्चिंग लगाते हैं तो किसानों को काफ़ी इसमें लेबर की भी बचत होती है, लगभग 50 से 60% लेबर की भी बचत होती है। प्लास्टिक मल्च क्या है? खरपतवार और सिंचाई जैसी समस्या से निजात पाने के लिए एक नई तकनीक विकसित की गई है जिसका नाम है मल्चिंग विधि से खेती। इस विधि में बेड को प्लास्टिक से पूरी तरह कवर कर दिया जाता है जिससे खेत में खरपतवार न हो। खेत में लगे पौधे की जमीन को चारों तरफ से प्लास्टिक मल्च के द्वारा सही तरीके से ढकने को प्लास्टिक मल्चिंग कहते हैं। प्लास्टिक मल्चिंग सब्जियों और बागवानी के लिए काफी फायदेमंद है। इस तकनीक का उपयोग टमाटर, खीरा, करेला, लौकी, पपीता, अनार इत्यादि फसलों के लिए कर सकते हैं। प्लास्टिक मल्च बिछाने के खेत में फायदे। मल्चिंग से खेत की मिट्टी में नमी बरकरार रहती है, मिट्टी से पानी का वाष्पीकरण नहीं हो पाता है, पौधे की वृद्धि के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करती है, खेत में मिट्टी का कटाव नहीं होता है, खरपतवारों का प्रकोप कम होता है। और जब ड्रिप इरिगेशन के साथ मल्चिंग कर देते हैं तो और भी जो खरपतवार की समस्या है वो कम हो जाती है। और पौधों के लिए जो माइक्रो क्लाइमेट है, सर्दियों में खासकर जो पौधों के लिए टेम्परेचर, जो उसको टेम्परेचर चाहिए, माइक्रो क्लाइमेट, आप जो पौधों के विकास के लिए न सिर्फ माइक्रो क्लाइमेट, न्यूट्रिएंट की जो पोषक तत्व पौधों के लिए जो मिलता है वो ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से पानी के साथ साथ, जिसे हम फर्टिगेशन भी कहते हैं, पानी के साथ साथ हम न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट जितने भी हैं आज के डेट में हम लोग उसको ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से सीधा पौधों की जड़ों में दे सकते हैं। जैसे जीवामृत या और भी जो दवाइयाँ हैं, बायोपेस्टिसाइड्स या जो फंगिसाइड हैं, वो भी हम लोग पौधों में सीधा ड्रिप के माध्यम से दे सकते हैं। ड्रिप सिंचाई प्रणाली का उपयोग कम पानी वाले क्षेत्रों में एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों, उबड़ खाबड़ एवं पहाड़ी वाले क्षेत्रों, बागवानी की फसलों जैसे अंगूर, अनार, नींबू, केला, अमरूद, लीची, आम, पपीता आदि में किया जाता है। इस विधि का प्रयोग कतार में लगाई जाने वाली सब्जियों तथा गन्ना, कपास इत्यादि नकदी फसलों में किया जाता है। इस विधि का प्रयोग ग्रीन हाउस में फूलों और सब्जियों की फसलों के लिए भी किया जाता है। ड्रिप प्रणाली की कार्यविधि। इस प्रणाली में जल स्रोत से पानी उठाने के लिए पंप, डिलीवरी पाइप, बाईपास वाल्व, प्रेशर गेज, फिल्टर, मुख्य लाइन, लेटरल लाइन, एमीटर लगे रहते हैं। इनके माध्यम से पानी को पौधे की जड़ों के पास तक पहुंचाया जाता है। ड्रिप इरिगेशन के कई फायदे हैं, 50 से 60% पानी की बचत, और जो खरपतवार की समस्या वो भी नगण्य होती है। और जो समस्या सबसे बड़ी जो है, पौधों का जो ग्रोथ है, परंपरागत तकनीक के माध्यम से इसमें ग्रोथ भी ज़्यादा होता है। और जो फसल की जो क्वालिटी है, जो शेप है, वो भी यूनिफॉर्म होता है, चूँकि जो न्यूट्रिएंट है वो जड़ों में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से ही संभव है। और हम अभी तक जो परंपरागत तकनीक से करते आ रहे हैं उसमें न्यूट्रिएंट का जो अवेलेबिलिटी है प्लांट के रूट जोन में यूनिफॉर्म नहीं होता है, इसलिए
वो पौधों का विकास भी ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से जो होता है उतना नहीं होता है, और यील्ड भी ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से 15 से 20% कम से कम इसमें वृद्धि होती है। किसानों को ओवरऑल देखा जाए तो इसमें कई तरह के बेनिफिट्स हैं। सरकार भी तमाम कई तरह की योजनाएं जो किसानों के लिए बहुत ही उपयुक्त है। किसान के लिए 90% सब्सिडी भी दी जा रही है और किसान को सिर्फ 10% अपना शेयर देना पड़ता है। 1 एकड़ के लिए किसान भाइयों को करीब 60 से 70 हज़ार रुपया इसमें जो टोटल खर्च होता है उसमें सिर्फ 10% मतलब लगभग 6 हज़ार रुपया 6.5 हज़ार रुपया किसानों को देना पड़ता है। तो इस तरह से देखा जाए तो ड्रिप इरिगेशन और मल्चिंग खासकर आज के डेट में जहाँ भी पानी की समस्या है, सब्जियों के लिए और भी जो फसल हैं उनके लिए भी बहुत ही इसका बेनिफिट किसान को मिलता है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। किसान भाइयों के लिए इस समय भिंडी की खेती एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि गर्मियों में भिंडी की खेती से अच्छा खासा मुनाफा मिल जाता है। अगर आप भी इस समय भिंडी की खेती करने जा रहे हैं तो इसकी कौन कौन सी किस्मों का चयन करें, साथ ही बुआई करते समय किन बातों का खास ख्याल रखें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल माजिद अंसारी। किसान भाइयों, अगर आप गर्मी के मौसम में भिंडी की खेती करना चाहते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भिंडी गर्मी के मौसम का एक बहुत ही बेहतरीन सब्जी है, बाज़ार में इसका मूल्य भी अच्छा होता है। अगर हम थोड़ी इसकी आगात उत्पादन लेने में कामयाब हो जाते हैं तो एक अच्छा मूल्य प्राप्त कर पाते हैं। यही वजह है कि आज हम थोड़ी पहले इसकी चर्चा करना चाहते हैं कि जैसे ही तापमान थोड़ा ऊपर आना शुरू होता है आप इसकी बुआई कर सकते हैं, चूँकि भिंडी की जो फसल है जाड़े से बहुत संवेदनशील है। अगर आपका भिंडी की बुआई करते हैं, तापमान में बहुत गिरावट है, कम तापमान है, तो पहले तो अंकुरन में समस्या आएगा। अंकुरन हो भी गया तो नन्हे पौधे जो निकलेंगे, अगर पाला मार दिया तो फिर भिंडी के पौधे बढ़ेंगे नहीं। तो इस बात का आप खास ख्याल रखें कि अगर आप भिंडी की आगात बुआई भी करना चाहते हैं तो मौसम का विशेष ख्याल रखें। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण, जल निकासी की तो बहुत ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये गर्मा फसल आप ले रहे हैं। सिंचाई बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब तक सिंचाई का साधन नहीं है, जहाँ पे भी नहीं है वहाँ पे आप इसकी फसल ना करें। भरपूर पोषक तत्व वाली मिट्टी है वहाँ आप करें। लाइट सॉइल से लेके थोड़ी भारी सॉइल तक, भारी मिट्टी तक में भी इसकी पैदावार हो सकती है। किसान भाइयों, इसकी खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली दोमट तथा बलुई दोमट मिट्टियां, जिसमें जैविक पदार्थ अधिकांश मात्रा में हों, अच्छी होती है। खेती की तैयारी के समय एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 2 जुताइयां देसी हल या कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर खेत को भुरभुरा व समतल कर लेना चाहिए। और जो प्रभेद का चयन करें इस पे विशेष ध्यान दें, क्योंकि जो भी आप भिंडी की प्रभेद लगाएंगे वो रोग रोधी होनी चाहिए, जिसको हम लोग YVM रेसिस्टेंट वैरायटी कहते हैं। बाज़ारों में उपलब्ध है। OP भी हैं, जैसे सोनल और सारिका जैसे हाइब्रिड प्रभेद हैं, उसका चयन कर सकते हैं। पूसा A4 कर की वैरायटी है, अर्का अनामिका है। परबनी क्रांति हुआ करता था, अब भी कहीं मिल जाता है तो आप लगा सकते हैं। साथ ही साथ एक हमारा जो बनारस में
भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र है, उनके यहाँ से काशी लालिमा करके जो पर्पल कलर का, रंगीन कलर का, जिसे लालिमा आप नाम से ही वाकिफ हो रहा है, क्लियर हो रहा है कि ये काशी लालिमा है, तो इस प्रभेद का भी आप चयन करके इसकी सफलतापूर्वक खेती आप कर सकते हैं किसान भाइयों। जहां तक की बीज दर की बात है तो 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों, अगैती भिंडी के बीजों की बुआई के पहले बीजों को 12 से 24 घंटे पानी में डुबाकर रखने से अच्छा अंकुरण होता है। बुआई से पहले 2.5 ग्राम कार्बनडाइजम से प्रति किलोग्राम बीजों को उपचारित कर लें। उसके बाद इमीडाक्लोप्रिड की 6 ग्राम मात्रा से प्रति किलोग्राम बीजों को शोधित कर लें। 200 क्विंटल तक यानी 20 क्विंटल 20 से 15 से 20 टन आप कंपोस्ट भरपूर मात्रा में देंगे ताकि जल धारण क्षमता भी होगी, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ेगी। साथ ही साथ नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास एनपीके की जो मात्रा आप डालेंगे 100 केजी नाइट्रोजन, 50 केजी फास्फोरस और 50 केजी पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से आप डालेंगे। इसकी फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा बुआई से पहले खेतों में डालेंगे और नाइट्रोजन की आधी मात्रा आप बुआई से पहले डालेंगे। आधी मात्रा को पहली जो कोड़ाई करेंगे बुआई के 15 से 20 दिनों बाद उस समय डालेंगे और फिर 22 केजी प्रति एकड़ डालेंगे 30 से 35 दिनों बाद, 15 दिनों के अंतराल पे। और आप इसकी कतारों में बुआई करें, छोटी छोटी क्यारी बना के करें और कतारों से कतार की दूरी 1.5 फीट रखें, 45 सेंटीमीटर। पौधे से पौधे की दूरी 15-20 सेंटीमीटर लगाएं। आवश्यकता अनुसार जैसी मिट्टी है, बलुआही थोड़ी मिट्टी है, दोमट किस्म की है तो जल्दी जल्दी सिंचाई करना होगा। थोड़ी हेवी मिट्टी है, केवाल मिट्टी है, क्लेई सॉइल है तो आपको ये 8-10 दिनों 15 दिनों पे सिंचाई करनी पड़ेगी। आवश्यकता अनुसार इसकी सिंचाई करते रहें, कम से कम 2 कोड़ाई करें, खरपतवार न होने दें। रोग रोधी आप लगाए हैं तो सफलतापूर्वक भिंडी की आप फसल लेंगे। एक चीज़ और ध्यान दें, भिंडी की तुड़ाई आप जितना जल्दी करेंगे उतना अधिक इसमें फलन आएगा। किसान भाइयों, इतना ही आज के लिए और आप एक सफलतापूर्वक इसकी आप खेती करेंगे 150 से 200 क्विंटल तक का आप उत्पादन ले पाएंगे। अगर आप हाइब्रिड प्रभेद किए हैं तो एक अच्छा लाभ आपको मिल पाएगा। धन्यवाद। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव धारपुर, जिला पटना के चित्रांग गुप्ता ने। आपने सीडनेट हाउस के उपयोग और लाभ के बारे में जानकारी चाहिए तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आज किसान भाइयों को हम सीडनेट तकनीक जो छाया घर होता है उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे। आपको जानना चाहिए छाया घर का मतलब होता है जो आप हरा रंग का घर देखते होंगे जिसमें पॉली हाउस में प्लास्टिक लगा होता है। छाया घर में हरा रंग के घर से मटेरियल से हम बनाते हैं। शेडनेट हाउस एक ऐसी संरचना जो कि प्लास्टिक के ऐसे ढांचे होते हैं जो कि परंपरागत बेमौसमी सब्जियों एवं फलों की खेती करने में उपयोग में लाए जाते हैं एवं ये ढांचे बाहरी वातावरण के प्रतिकूल होने के बावजूद भीतर उगाए गए पौधों का संरक्षण करते हैं और बेमौसमी नर्सरी और फसलों तथा फसलों के उत्पादन में फायदेमंद होते हैं। शेडनेट हाउस खुली जगहों से आवश्यक धूप, नमी एवं वायु के प्रवेश के द्वार होते हैं। ये पौधे के विकास के लिए सहायक उचित सूक्ष्म वातावरण बनाता है। इसे शेड नेट घर या नेट घर भी कहा जाता है। स्टील पाइप के सहारे शेड नेट को बनाया जाता है। इसे हवादार नेट से ढका जाता है। ये ग्रीन हाउस के सिद्धांत पर काम करता है। नेट हाउस के अंदर तापमान अनुकूलित रहता है जिससे गर्मी में भी सब्जियों एवं फलों के पौधों की नर्सरी तैयार करके खेती की जा सकती है। इससे किसान 1 महीने पहले ही पौधे तैयार कर लेते हैं और बारिश शुरू होते ही सब्जियां बाजार में आ जाती हैं। छाया घर का उपयोग क्यों, उसकी जरूरत क्यों पड़ी? छाया घर क्योंकि आप जानते हैं गर्मी के दिनों में होता क्या है कि हवा का तापमान बढ़ जाता है जिसके कारण मिट्टी का तापमान भी बढ़ जाता है और प्रकाश की तीव्रता भी बढ़ जाती है। तो अगर आप किसान भाई अगर टमाटर या शिमला मिर्च या हरी मिर्च की खेती करना चाहते हैं तो होता क्या है कि गर्मी के दिनों में तापमान, प्रकाश की तीव्रता जितना चाहिए उससे ज़्यादा होता है। तो हम शेडनेट हाउस का उपयोग करके उसके अंदर
अच्छी खेती कर सकते हैं। होता क्या है कि खुले में अगर किसान भाई टमाटर या शिमला मिर्च की खेती करते हैं तो देखते होंगे कि जाड़े के दिन में जो टमाटर मिलता है या शिमला मिर्च मिलता है, खासकर टमाटर में देखते होंगे कि टमाटर का रंग लाल होता है। लेकिन जैसे जैसे गर्मी आता है तो गर्मी में लाल टमाटर हमको नहीं मिलता है, और किसान भी खेत में देखे होंगे होता क्या है, फसल का जलन होता है, सूर्य की प्रकाश की तीव्रता टमाटर पर पड़ती है, जिसके चलते टमाटर में दाग हो जाता है और टमाटर का कलर लाल नहीं होता है, उजला, लाल, पीला अलग रंग का होता है, जिससे बाजार में अच्छी उसकी आय नहीं मिलती है कि 100% तक, क्योंकि जो खुले में टमाटर मिलता है उसका बाजार मूल्य नहीं मिलता है, और बिकने वाली जो उत्पादकता होती है वो 50%, मतलब 100 किलो टमाटर में मुश्किल से 50 किलो बिक पाता है। लेकिन इसकी अपेक्षा अगर शेडनेट के अंदर आप करते हैं तो आपका होता क्या है कि कोई भी फल जो टमाटर होता है या शिमला मिर्च खराब नहीं होता है, तो जितना उत्पादन होता है वो पूरी तरह बिकता है, उत्पादन भी बढ़ जाता है और बाजार मूल्य भी बढ़ जाता है, क्योंकि इस यहाँ की फसल की जो क्वालिटी होती है, उसका गुणवत्ता होता है, वो बढ़ जाता है। शेडनेट हाउस में विभिन्न प्रकार की बेमौसमी सब्जियों की खेती एवं फूलों की खेती की जा सकती है। सब्जियों के अंतर्गत टमाटर, मटर, फूलगोभी, शिमला मिर्च की खेती, खीरा आदि की खेती कर सकते हैं, और फूलों के अंतर्गत जरबेरा, गुलाब, कार्नेशन, लिलियम, रजनीगंधा, ग्लैडलेस आदि फूलों की खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों को जानना बहुत जरूरी है कि शेडनेट एक बार जब आप परमानेंट शेडनेट बना देते हैं तो उसमें होता क्या है कि सालों भर प्रकाश की तीव्रता जो होती है, इंटेंसिटी होती है, वो कम हो जाती है। तो शेडनेट जैसे हम बताएं, सरकार भी उस पर अनुदान देती है, केंद्र सरकार उसमें 50% तक अनुदान देती है। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार, झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18